हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में 77th चैप्टर। कुछ ऐसे स्पेशल स्टेट्स, कुछ ऐसी जगह देश की जो थोड़ी सी डेलिकेट है, कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी रही है वहां पे। कुछ वहां के लोकल लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं जिनको कि प्रोटेक्ट करना संविधान की जिम्मेदारी थी। इसीलिए ऐसा हुआ कि हमने इनको स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया और हमने कहा कि इनको डील करने के लिए पार्लियामेंट एम्पावर्ड तो है ही है, पर जो इनके लिए प्रावधान हो, कौन से प्रावधान ना लगे, कौन से प्रावधान इनके लिए स्पेशली बनाए जाएं, तो हमने यहां पे उनकी बात करी है। ये हमारा पार्ट 9 का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम पार्ट 10 पे जाएंगे। संविधान का पार्ट 9 नहीं है ये है हमारी इस बुक में जो पार्ट 9 है। यहां पे आज पार्ट 9 खत्म हो रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारा पार्ट 10 शुरू होगा जहां पे पॉलिटिकल डायनामिक शुरू होता है। ठीक है, तो आज देखते हैं क्या है। ओके, उड़ान मैगजीन फॉर यू अगेन ये रही। यहां पे इसको आप अच्छा ठीक है देखना शुरू करते हैं। क्या है स्पेशल स्टेट्स? पहली बात तो जो आपको हरे हरे दिख रहे हैं ये हैं स्पेशल स्टेट्स, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, गोवा, यहां पे इधर सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागा, मणिपुर, मिजो, ऐसे करके ये 12 स्टेट्स हैं। अब इन 12 स्टेट्स के लिए क्या है कि ये क्यों स्पेशल है, पहली बात तो ये बताओ। तो इनको स्पेशल बोलने का रीजन ही यही है कि देखो ऐसा है, यहां पे लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, थोड़ी अलग हैं। उन्हें चाहिए अपना उधर का अपना सेपरेट रीजन है, विदर्भ रीजन, मराठवाड़ा रीजन, हैदराबाद तेलंगाना रीजन। और यहाँ के नॉर्थ ईस्ट की तो प्रॉब्लम आधा इंडिया तो समझता ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम तो है ही क्या वहां पे। तो कुछ रीजन्स जो बैकवर्ड हैं, कुछ वहां के लोगों की अपनी आकांक्षाएं सेपरेट हैं, वो कह रहे हैं जो आपका मेन लैंड है उससे हमारा डिफरेंट, हमारा कल्चर है, हमारा रहन सहन है और हमारी एस्पिरेशन मॉडर्न, जो हमारी मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है उससे थोड़ी सी हटके है, अलग है। हमें यहाँ के लोगों का जो ट्राइबल लोग हैं उनका कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट संभाल के रखना है, ये भी रीजन है एक। फिर तीसरा है कभी कभी कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाए तो उसको सेपरेटली डील करने के लिए, जैसे हमें पता है नागा अपराइजिंग हुई है, मणिपुर में भी हुआ है, मिजोरम में भी हुआ है, आसाम में भी हुआ है। आसाम में हमें याद है जब 1971 के बाद इतना ज्यादा इन्फ्लक्स आ जाता है, फिर आसाम स्टूडेंट्स यूनियन खड़े हो जाते हैं, लोग खूब उपद्रव होता है, फिर आसाम के साथ समझौता करना पड़ता है सेंट्रल सरकार को। ठीक है, ये सब फिर ऐसे कुछ लोगों का, जो वहां के लोकल लोग हैं, उनका अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि साहब हो सकता है इनके अपने कुछ इंटरेस्ट है, इनके अपने कुछ विचारधारा है, इनके अपने कुछ कंसर्न्स हैं, तो उनको प्रोटेक्टेड रखने के लिए, क्योंकि इनका जो रहन सहन है, अब क्योंकि इंडिया में पता है, इंडिया को अगर पता है पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या कहते हैं, इंडिया को पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं एक मेल्टिंग पॉट। और मेल्टिंग पॉट तो है ही है, हम उसके साथ ही हम मेल्टिंग पॉट भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉट कि अलग अलग तरह की धातु इसमें आई हैं और मिक्स हुआ है। अब इसके अलावा मेल्टिंग पॉट तो है ही है, साथ में हम सैलड बोल भी हैं। जैसे यूएस को प्रॉपरली बोला जाता है कि यूएस एक सैलड बोल है। यूएस में सब तरह के दुनिया भर के लोग आते हैं, क्या करते हैं वहां पे, कहीं ना कहीं कोई कहीं से इमिग्रेट होकर आया, कोई कहीं से आया। यूएस ने एक चीज में महारत हासिल करी है, वो है ब्रेन ड्रेन की, कि मतलब यूएस में सब दुनिया भर के टैलेंटेड लोग यूएस जाके पहुंच गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, जो जर्मनी के नाजी साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो बाद में उन्होंने नासा की स्थापना करवाई। ठीक है, बहुत सारे काम करवाए। यूएस का एकदम से, जैसे कहते हैं, एकदम ग्रोथ हुई, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट वहां आए, बहुत अच्छे वहां बिजनेसमैन वहां पे आए, सब लोग आए। तो यूएस में लेकिन लोगों के कल्चर को पूरी आजादी दी गई, भाई तुम जानो, तुम्हें जैसे रहना है रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूएस में लोग डिफरेंटली भी हैं, इसीलिए कहते हैं सैलड बोल। अब सैलड बोल समझते हो क्या होता है? सैलड बोल मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। सैलड बोल होता है जब किसी कटोरे में मान लो डिफरेंट तरीके की सलाद सब्जी बैठी हो, ये है, जैसे गाजर है, मूली है, कद्दूकस है, या कोई और तरह की सब्जी है, तो वो भी सब हो सकती है इसमें। अब आप देखो इसमें सैलड बोल में क्या होता है, खीरा, टमाटर, प्याज, सारी चीजें होती हैं। ये सारी की सारी चीजें कटोरे में हैं, तो वो कटोरा मेल्टिंग पॉट नहीं है, वो पूरे सारे सलाद की पूरी एक, जिसे कहते हैं, रसीली सब्जी नहीं बनी है। सारे उसमें कटे हुए सैलेड्स अलग अलग रहते हैं, अपना अपना डिफरेंट फ्लेवर रहता है उनका। और जो मेल्टिंग पॉट होता है, मेल्टिंग पॉट में क्या होता है, मेल्टिंग पॉट में हर चीज मिक्स हो जाती है अच्छे से, एक बहुत अच्छी करी बनती है, बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। तो हम उसे कहते हैं कि हाँ साहब ये है एक मेल्टिंग पॉट। इसमें लो, अब चलो ब्लू कलर की कौन सी सब्जी होती है, ब्लू कलर की सब्जी हमने कभी देखी नहीं, खैर ठीक है। तो मेल्टिंग पॉट ये होता है, और सैलड बोल ये होता है जिसमें अपने अपने रंग अभी भी रहते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूएस। ठीक है, मेल्टिंग पॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मेल्टिंग पॉट का एग्जाम्पल लेते हैं यूके या यूरोप। ठीक है, ईयू, ये भी है कि वहां सब लोगों का एक ही तरह का रहन सहन है। यूरोप है पूरा, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे बेल्जियम हो, चाहे नेदरलैंड हो, एक तरीके के लोग हैं, कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, जो भी हैं, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स हैं। तो वहां पे सब तरह के लोग आए, मिक्स हुए, अपना अपना कल्चर, वो अपना डिफरेंट आइडियोलॉजी छोड़ के अब वो यूरोप के, अब वो यूरोप के तरीके से रहने लग गए।
ठीक है, तो वो हुआ। इंडिया को इसका कॉम्बो बोला जाता है। हम दोनों का सिंथेसिस है, हमारे यहाँ मेल्टिंग पॉट भी है, हमारे यहाँ सैलड बोल भी है, ठीक है, ये हुआ। तो इसीलिए जो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्यारे प्यारे स्टेट्स हैं हमारे, सब तरह की हमारी डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको संभालते हुए, क्योंकि लोकल लोगों का अपना इंटरेस्ट है, गुजरातों का ठीक ये अपना अलग, विदर्भ का अलग, मराठवाड़ा का अलग, तेलंगाना का अलग, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम वेरी वेरी यूनिक, हर स्टेट की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, कोई दो स्टेट सेम ही नहीं है वहां पे, तो इनको सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा एक एक करके बात शुरू करते हैं, सारे स्टेट्स की बात करनी है, कैसे कैसे महाराष्ट्र गुजरात के लिए शुरू करते हैं हम, वहां से आगे चल के हम आगे जाएंगे, अरुणाचल पे जाएंगे, मिजोरम पे जाएंगे, मणिपुर पे जाएंगे, देखेंगे क्या क्या होता है। अब ये सारा का सारा 371 से लेके 371 जे तक है, ठीक है। इन्हीं सारे आर्टिकल्स में पूरा उल्लेख है कौन से स्टेट्स को हम क्या क्या स्पेशल तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। जहां तक है मेजर जिम्मेदारी सेंटर को दी जाती है, क्योंकि जो बड़ा भाई है वही समझ सकता है कि जो छोटा भाई, जो कमजोर छोटा भाई है, हो सकता है उस कमजोर छोटे भाई को कोई ज्यादा हेल्प चाहिए, हो सकता है उस छोटे कमजोर भाई को नीचे वाला बिस्तर चाहिए, ऊपर वाला बिस्तर नहीं चाहिए, बंक बेड कुछ भी होते हैं, घरों में होते हैं आपस में, ठीक है। अब आर्टिकल 371 पहली बार बोलना शुरू करता है कि देखो साहब, प्रेसिडेंट मैम, मतलब प्रेसिडेंट सर भी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट मैम इज ऑथोराइज्ड टू प्रोवाइड कि एक जो गवर्नर होंगे, चाहे महाराष्ट्र के हों चाहे गुजरात के हों, इन दोनों के पास ही स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आप एस्टैब्लिश करो एक एक डेवलपमेंट बोर्ड। डेवलपमेंट बोर्ड क्या हुआ, जैसे कोई एक स्पेशल रीजन है, कर्नाटका का या महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन, मराठवाड़ा रीजन, और बाकी अपना जो बचा खुचा जो बचा है महाराष्ट्र, तो ऐसा जो रीजन हैं, ये वाले रीजन ये रहे। अब महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन है ये रहा, मराठवाड़ा रीजन है ये रहा, तो ऐसे ऐसे रीजन के लिए अपना अपना आप सेपरेटली एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाओ। डेवलपमेंट बोर्ड क्या करेगा, डेवलपमेंट बोर्ड यहां के लोगों के लिए बात सुनेगा कि जो ये रीजन है जो बहुत ज्यादा ड्रॉट प्रभावित रहता है, महाराष्ट्र का जो विदर्भ रीजन है या जो मराठवाड़ा रीजन है, यहां पे पड़ती है ड्रॉट, यहां पे पड़ता है सूखा, यहां पे पड़ती है प्रॉब्लम बहुत सारी, जो खेती की अलग है, फसल की अलग है, तो ऐसी जगहों के लिए हम बात करेंगे कि एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बने रहें। ये डेवलपमेंट बोर्ड बहुत काम के होंगे। ये डेवलपमेंट बोर्ड क्या करेंगे कि अपनी अपनी रिपोर्ट अपनी अपनी बना के ये सब देते हैं गवर्नर साहब को, और गवर्नर साहब उस रिपोर्ट को प्लेस करते हैं इन द अपनी अपनी विधानसभा, ठीक है। गुजरात के लिए भी ऐसा ही है, सौराष्ट्र रीजन, कच्छ रीजन और बाकी रेस्ट ऑफ गुजरात के लिए, क्योंकि स्पेशल रीजन है, यहाँ पे हमारा खूब सारा ट्रेड होता है, कच्छ हमारा सॉल्ट वाला हमारा मार्शी एरिया है खूब सारा, तो हम कोशिश करते हैं कि जो इतना अच्छा एरिया है, जो इतना डेलिकेट सिस्टम है, यहाँ का लोगों का रहन सहन अलग है, परिवेश अलग है, तो इनके लिए अपना अपना एक डेवलपमेंट बोर्ड हो। डेवलपमेंट बोर्ड क्या करेगा, वो एक लोकल स्तर पे लोगों की सबकी बातें सुन के क्या क्या इनकी आकांक्षाएं हैं, क्या इन्हें नेशनल हाईवे चाहिए या नहीं चाहिए, क्या इन्हें ट्रेन का रूट यहां से चाहिए या यहां से चाहिए, ये सब बातें करवा के जो अपना डेवलपमेंट बोर्ड होगा ये सुनेगा, ठीक है। फिर ये सारी बातें सब रिकॉर्ड करके वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे डेवलपमेंट बोर्ड, और वो रिपोर्ट जाएगी स्टेट की विधानसभा में, हर साल जानी जानी है, ठीक है। फिर इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है इन एंड अबव द मेंशन्ड एरियाज, ठीक है। यहाँ के जो एरियाज के लिए जो डेवलपमेंट के विकास के खर्चे के लिए जो हमको पैसा चाहिए, वो यहां से इनके लिए इक्विटेबल फॉर्म में अरेंज हो पाए। इक्विटेबल मीन्स होता है हर कोई हैप्पी रहे, हर कोई खुश रहे। हम ये नहीं चाहते हर किसी को 100 रुपए दें, किसी को हो सकता है 90 रुपए की जरूरत हो, किसी को हो सकता है 60 रुपए की जरूरत हो, किसी को हो सकता है 110 रुपए की जरूरत हो, तो हम सबको ध्यान में रखते हुए सबका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके पैसों का, एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ओवर दीज मेंशन्ड एरियाज, ठीक है। एन इक्विटेबल अरेंजमेंट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर टेक्निकल डेवलपमेंट हो सके, इनका एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग हो सके, एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन लोगों को मिले, क्योंकि अब विदर्भ जैसा रीजन है, मराठवाड़ा रीजन है, हमें पता है यहाँ पे कॉटन की प्रॉब्लम है, हमें पता है यहाँ पे गन्ने की प्रॉब्लम है, हमें पता है यहाँ से प्याज की प्रॉब्लम है, तो ऐसी जो फसलों के लिए जो किसान लगे रहते हैं, इन किसानों के पास आय का स्रोत हो कोई ना कोई दूसरा भी, साथ ही उनकी एजुकेशनल, उनके परिवार के लिए उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग, यहाँ के लोगों के लिए एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके उनको इन रीजन्स में इन द स्टेट सर्विसेज, ठीक है। कितनी अच्छी बात होगी अगर यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट का साधन, एम्प्लॉयमेंट का कोई और अपॉर्चुनिटी दिखती जा रही है, तो वेरी गुड, वेरी नेसेसरी ऑल्सो, जरूरी है। तो आर्टिकल 371 में बोला हुआ है कि प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड टू प्रोवाइड दैट द गवर्नर विल एस्टैब्लिश सर्टेन बोर्ड्स, ये बोर्ड बनाएंगे ये, ओके फाइन, बहुत अच्छी बात। ये तो हम आगे चले, हमने कहा आगे बताओ, चलते हैं नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड प्रॉब्लम एरिया, खूब प्रॉब्लम रही है यहाँ पे। 371A याद करो, इसने बोला कि जो नागालैंड में प्रोविजन लगाने हैं, पहले 371A पढ़ लो। 371A कहता है कि पार्लियामेंट के जितने एक्ट्स होते हैं, अधिनियम होते हैं, कानून होते हैं, ये
वुड नॉट अप्लाई टू नागालैंड अनलेस द स्टेट की विधानसभा सो डिसाइड्स। ठीक है, यानी बड़े भाई ने जो कानून बना के रखे हुए हैं वो बड़े भाई के कानून छोटे भाई के यहां तब लगेंगे जब छोटा भाई खुद रेडी हो जाए लगवाने के लिए। और इन वाले मैटर्स के लिए खाली ये ऐसे कुछ सेंसिटिव मैटर्स हैं जो हमने बोला हुआ है कि ये वाले मैटर्स पे अगर कोई इनका कानून है बड़े भाई का, वो कानून इन मैटर्स के ऊपर अगर होगा तो वो तब लगेगा जब छोटा भाई तैयार हो जाए लगवाने के लिए। छोटा भाई माने स्टेट की विधानसभा जब रेडी हो जाए। क्या क्या कानून है, किन किन मैटर्स के कानून हो सकते हैं, हम बात करेंगे ऐसे मैटर्स के ऊपर जो हैं मान लेते हैं रिलीजियस, कुछ भी सोशल प्रैक्टिस है नागास की अपनी अलग, ठीक है, हो सकती है। फिर हम बोलेंगे अगर इनके ऊपर कोई कानून लगा हुआ होगा जो यहां का आया हुआ है बड़े भाई का, पार्लियामेंट का, तो वो तब तक नहीं लगेगा जब तक स्टेट की विधानसभा खुद रेडी ना हो जाए, तैयार हो जाए कि हाँ ठीक है, अगर पार्लियामेंट कहना चाह रहा है लगवा देते हैं यूसीसी, मान लेते हैं। पर अगर नहीं, पर स्टेट की विधानसभा मना कर दे कि नहीं लगेगी यूसीसी हमारे यहां, तो नहीं लग पाएगी। ठीक है। फिर नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, कुछ अपने अपने प्रोसीजर होते हैं सबके अलग अलग। नागालैंड तो हम वैसे भी कितना ज्यादा हमने कुख्यात कर रखा है, हमने मेन लैंड के इंडिया के लोगों ने कितना ज्यादा नागा लोगों को हमने बदनाम कर रखा है कि अरे साहब वहां तो ये होता है, अरे साहब वहां तो ये भी होता है, इतनी वहां के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, कुछ भी बोलते हैं लोग, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, अब ऐसी बातें होती हैं। तो उनका अपना कस्टमरी लॉ है, उनका अपना प्रोसीजर है। हमने उनको मानते हुए सेंसिटिव तरीके से हमने सेंसिबली हमने बोला कि नागास की अपने अपने एक रिचुअल है, अपना अपना कल्चर है, तो उनके ऊपर अगर हमारा कोई कानून है विधानसभा जाने उनको लगवाना लगवा लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी लॉ। जैसे मान लो शरिया लॉ है, जैसे मान लो कोई और कोई हिंदू पर्सनल लॉ है, तो ऐसे करके अगर कोई ऐसे अगर सिविल या क्रिमिनल अगर जस्टिस सिस्टम है वहां की, अगर सरकार वहां की अगर कोई अपना उनका कस्टमरी कोई तरीका है, तौर तरीका है, रिवाज है, जो भी है, तो हम उनकी इज्जत करेंगे। हम बोलेंगे ये तब हो जाए जब ये लोग खुद रेडी हों, जब ये लोग खुद गए। ठीक है। ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज, के ये जमीन अगर इनहेरिटेंस के रूप में जा रही है किसी अपने बच्चे को या किसी और को जाती है, हो सकता है नागा कल्चर अलग हो, वो कहते हो कि साहब नहीं नहीं बेटे को नहीं जाएगी बेटी को जाएगी, तो ठीक है बेटी को जाने दो, कोई बात नहीं, जो उनका इनहेरिटेंस है वो चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो। गवर्नमेंट यानी कि गवर्नर हमारे हैज टू इंश्योर दैट द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, के जो केंद्र से पैसा आ रहा है फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज इज इंक्लूडेड इन द डिमांड ऑफ ग्रांट रिलेटिंग टू दैट पर्पज, वो पर्पज लिखा हो, मेंशन हो, एंड नॉट इन एनी अदर डिमांड फॉर ग्रांट मूव्ड इन द स्टेट की विधानसभा। ठीक बात है। यानी कि जो गवर्नर साहब है उनकी जिम्मेदारी है कि आप ये इंश्योर करो, ये याद रखना कि जो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा चाहिए होता है डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में, पहले तो पर्पज बताओ, ठीक है, क्या पर्पज है, किस लिए मंगवा रहे हो पैसा, क्या चाहिए, और वो पर्पज को फुलफिल करने के लिए अगर आप जो पैसा मंगवा रहे हो तो वो किसी और तरीके से डिमांड मूव्ड इन द स्टेट विधानसभा ना हो। ठीक है, ओके, इजी, फाइन, समझ में आया। हमने कहा नागालैंड के जो गवर्नर साहब हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नागा लोगों ने एक बार अपराइजिंग भी करी है, नागा लोग एक बार उपद्रव भी किए थे, और कई बार तो पता है रीजन बीइंग बॉर्डर। हमें पता है नागा जो स्टेट है हमारा वो बॉर्डर पे आता है, और बॉर्डर के उस तरफ क्या है, म्यांमार भी है, चाइना भी है। तो हमें ये याद रखना है कि बॉर्डर स्टेट्स जो हैं कभी भी सेपरेटिस्ट टेंडेंसियां ना दिखाना शुरू कर दें। सेपरेटिस्ट वो कहना शुरू कर दें कि अरे साहब हमारा स्टेट अलग करो, हमारा स्टेट अलग करो, हमारे स्टेट में से ये हिस्सा अलग करो, ये करो, बोडोलैंड चाहिए हमें अलग, नागालैंड चाहिए हमें अलग, ये चाहिए अलग। तो जो बॉर्डर स्टेट्स होते हैं अगर उनकी सेपरेटिस्ट मंशाएं हैं उनको हमें बहुत ध्यान से, बहुत डेलिकेटली हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई और बाहरी ताकत इनको फंड कर रही हो। ये भी होता है बहुत बार कि जो बॉर्डर स्टेट्स होते हैं उनको तुम चढ़ा दो, अरे तुम जाके हल्ला करो अपने घर में जाओ और फिर जाके अलग हो जाना, हमारे पास आ जाना। ये वाली हरकतें ना होने पाए, क्योंकि बॉर्डर स्टेट से बहुत हमारा सेंसिटिव हमारा बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर भी है, क्या करें, पहाड़ी पहाड़ है, वादियां हैं, निकल आए कोई भी लोग कहीं से भी। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम चल रही है ये गवर्नर साहब को डील करनी पड़ेगी। और जब भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, जो भी हॉस्टाइल नागाज ने खूब परेशानी करी थी, यहाँ पे गवर्नर साहब की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर। कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी बात हो, राष्ट्रपति को बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताओ, हम करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है। इन फुलफिलिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर आफ्टर कंसल्टिंग विद द स्टेट की ये अपना मंत्रिमंडल, अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन ही कैन एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट, एंड उन्होंने जो जजमेंट लिया फाइनल, डन, सही है वो, ठीक है। हम बात करेंगे कि इनका डिसीजन अब फाइनल हो चुका है, अब आ गया डिसीजन, हो गया, यही है, अब डिसीजन यही रहेगा। नाउ
यहां पे स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तब खत्म हो जाती है जब राष्ट्रपति कहते हैं कि अब जरूरत नहीं है आपके इंडिविजुअल डिस्क्रेशन की, हो गया जो आपने डिस्क्रेशन लिया था, जो आपने माना, मंत्रिमंडल की बात सुनी, मंत्रिमंडल कह रहा था कि नहीं 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 कोई जरूरत नहीं है सीआरपीएफ की, कोई जरूरत नहीं है सीआईएसएफ की, हम बढ़िया कर लेंगे। यहाँ पे गवर्नर साहब को कॉल लेना इंडिविजुअल कि क्या यहाँ की पुलिस से कंट्रोल हो पाएगा, अगर नहीं हो पा रहा कंट्रोल, सेंटर बताओ, और सेंटर को बता दिया, सेंटर ने कहा भेज रहे हैं, फोर्सेस भेज रहे हैं, सही कर देंगे, ठीक है डोंट वरी। इसके बाद यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एक इंपॉर्टेंट रीजन की बात होगी जो है तुएनसांग एरिया की। तुएनसांग एरिया बहुत वॉलेटाइल रीजन रहा है, बहुत ज्यादा हॉस्टाइल रीजन रहा है, तो मैं यहाँ की वॉलेटिलिटी के लिए ही बात करूंगा और मैं बोलूंगा कि यहाँ पे हमने बात करी है एक रीजनल काउंसिल की। रीजनल ये काउंसिल है, ठीक है। अब ये काउंसिल क्या करेगा, ये काउंसिल एक बना हुआ तुएनसांग डिस्ट्रिक्ट्स का, और यहाँ पे एक इसकी मेंबरशिप होती है 35 की। अब यहाँ पे कैसे यहाँ पे सर्विस होगी, कौन इसमें रीजनल काउंसिल में कौन लोग आ रहे हैं, तो इनकी सर्विस, इनका टेन्योर, इनका सब कुछ, इनका सारा जो भी इनके सारे स्टाफ, इनका सब कुछ जो भी ऑफिस खर्चा जो भी होता है, तो कंडीशंस हो गई, रिक्रूटमेंट हो गया, जो भी हो गया, इलेक्शन हो गया, तो ठीक है, इलेक्शन सिलेक्शन ये सारा काम गवर्नर साहब की जिम्मेदारी है, आप ही को करना है। और आपको ये भी देखना है कि इस रीजनल काउंसिल में लोग रिटायर होते रहे, नए नए लोग आते रहे। ये रीजनल काउंसिल तुएनसांग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुएनसांग एरिया वोलेटाइल रहा है, हॉस्टल रहा है, होती रहती प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है। अब फिर जो रीजनल काउंसिल बन गया एक बार, यहाँ पे ही फिर ये बनने के बाद इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, इसका सारा एडमिन रिपोर्ट्स, इसका सारा वर्किंग, सब कुछ सारी की सारी ये गवर्नर साहब अपनी रिपोर्ट मंगवाएंगे और ये सारी की सारी रिपोर्ट जाएगी सेंटर को भी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजनल काउंसिल की जरूरत है हमें यहाँ पे तुएनसांग एरिया, क्योंकि भाई वॉलेटाइल है, नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाले खुद ही कहते हैं साहब हमारे लिए कभी इंडिया ने किया ही क्या, तो ऐसी बातें करने की वजह से तुएनसांग जैसा एरिया जो है वॉलेटाइल हो गया, लोग यहाँ खड़े हो गए, उपद्रव कर दिए। फिर इसके बाद से यहाँ बोल दिया गया कि भाई ये इंपॉर्टेंट एक रीजन है, हम यहाँ के रीजनल काउंसिल, हम यहाँ के लोगों से मिलके आपके मन का एक काउंसिल बना रहे हैं, आपके मन का एक डेवलपमेंट बोर्ड टाइप मान लो इसको, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मान लो इसको, 35 लोगों की यहाँ की स्ट्रेंथ है, कॉम्पोजिशन है। अब ये स्ट्रेंथ जो है, ये लोग वो होंगे जो यहाँ के लोकल लोगों की आकांक्षाओं को, एस्पिरेशंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है। ये लोग गवर्नर साहब को फिर हिदायत देते हैं, गवर्नर साहब को रिकमेंडेशन देते हैं, जैसे सीओएम देता है, ठीक है। ये लोग देते आए हैं अपना, ठीक है, यही काम करते हैं। इनकी वर्किंग, इनका सारा स्टाफ, इनकी सर्विस, इनका टर्म्स कंडीशन जो भी है, वो सारा का सारा गवर्नर साहब की जिम्मेदारी है, उसकी रिपोर्ट जाती है, ठीक है, फाइन, ये हमारा काम हो गया, ये समझ में आ गया। चलो आसाम और मणिपुर, छोटा चैप्टर है, ऐसे ऐसे पढ़ते जाएंगे हम, जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं सारे के सारे। तो 371B फॉर आसाम, 371C फॉर मणिपुर, दोनों स्टेट्स के लिए बात सेम है। बात क्या है कि प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कमिटी, एक ई कम है, ठीक है, अ कमिटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो स्टेट की विधानसभा है, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जहां पर सरकार आगे बैठती है, जहां पर एमएलए आगे बैठते हैं, उन्हीं सारे एमएलएज में से जो एमएलए हैं, इनमें से ही एक ग्रुप निकलेगा, मान लेते हैं 20-25 लोगों का, जैसा भी होता है। तो ये नंबर फिक्स नहीं है, ये नंबर सारे लोग मिलके एक 10-15 एमएलए, 20 एमएलए, 25 एमएलए जो भी हो, ठीक है, ये लोग आ सकते हैं और ये बनाएंगे एक कमिटी, ठीक है। कैसी कैसी कमिटी? मेंबर्स, इसमें मेंबर्स होंगे ऑफ द ट्राइबल एरियाज दैट इज मेंशन्ड इन द 6th शेड्यूल। आसाम के ट्राइबल एरिया पता है ना कौन से? नॉर्थ कचार हिल डिस्ट्रिक्ट, बोडोलैंड, और एक और आता है कार्बी आंगलोंग, ठीक है। मुझे तीनों बताना जरा कौन से होते हैं, ठीक है। तो 6th शेड्यूल में जो ट्राइबल एरियाज है वो मेंशन है। इसके अलावा ऐसे और मेंबर्स एज ही और शी स्पेसिफाई, मैम मतलब राष्ट्रपति मैम ये करेंगे स्पेसिफाई कि और कौन से मेंबर्स यहां पे आ सकते हैं, ये आसाम के लिए है, ठीक है। अब मणिपुर के जो हिल एरियाज हैं, मणिपुर के जो हिल एरियाज होते हैं, मणिपुर बहुत ही हिली रीजन है। अब मणिपुर आपको पता है, अगर आपको मैं मैप बताऊं मणिपुर का कितना अच्छा मैप है, ठीक है, ये रहा मणिपुर। अब मणिपुर का मैं एक बार एक मैप बनाता हूं, यहां पे इसकी बॉर्डर को जरा थोड़ा डार्कन करते हैं तो समझ में आएगा। ये है बॉर्डर, इतना छोटू सा स्टेट है, ये प्यारा सा। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये अगर मणिपुर, इसको अगर मैं एनलार्ज करूं किसी तरीके से, तो एनलार्ज करते मजा आएगा, ठीक है। हम कह रहे हैं ये है, ओले ये तो मिट गया, चलो इसको मिटा देते हैं और इसको दोबारा से बनाते हैं बड़ा, ठीक है। ये रहा मणिपुर। अब जो मणिपुर है, मणिपुर का सेंटर, ये सेंटर इम्फाल,
जहां इम्फाल है वो इम्फाल सारी वादियों के बीच में बैठा हुआ है, यानी कि मणिपुर के इतने इतने रीजन पे, मणिपुर के सारे सारे अराउंड अराउंड रीजन जो है, मणिपुर का ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये सारा का सारा पहाड़ है, हिली एरियाज है, और बीच में बैठता है इम्फाल, छोटा सा कैपिटल, बड़ा सुंदर कैपिटल है, बहुत अच्छा है। तो हम कह रहे हैं कि मणिपुर के जितने भी हिली एरियाज हैं, पहली बात तो ये, उन हिली एरियाज के लिए एक अपना अपना कमेटी बनेगी, कमेटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली जब बन जाएगी, ये राष्ट्रपति जी एम्पावर्ड करते हैं कि अब आप इसको कैसे डील करते हो। अब इसको डील करने के लिए राष्ट्रपति जी के लिए बोला गया है कि राष्ट्रपति जी ये काम करें कि एक हिली एरियाज को पहले तो ये डिफाइन करें, डिफाइंड बाय सेंटर, डिफाइंड बाय प्रेसिडेंट, ये हो गया, हटो, डिफाइंड बाय सेंटर, ठीक है। तो सेंटर इनको डिटरमाइन करता है कि मणिपुर के कौन से एरिया को हम हिली बोलें, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि हिली एरिया जो भी होगा, उन हिली एरियाज में से कुछ मेंबर आएंगे जो ऐसी कमेटी का फॉर्मेशन करेंगे जो स्टेट की विधानसभा से बनी है। भाई बात समझ में, इजी बात, कि यहाँ के तो आएंगे आसाम के ट्राइबल एरियाज, जो 3 ट्राइबल एरिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेंशन है यहाँ पे, कौन कौन से, नॉर्थ कचार हिल, बोडोलैंड हो गया, और कार्बी आंगलोंग करके, ठीक है। तो इसके अलावा जो मणिपुर का जो हिली एरिया है, जो इम्फाल के अराउंड अराउंड जो पूरी वादियां हैं, वहां से जो लोग आ रहे हैं, अगर कोई एमएलए है वहां से आ भी पा रहा है, तो हम उनको बोलेंगे आप पहले तो यहाँ बैठो, ये इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेट के लिए बात करने वाले हैं, आप ही को करनी है बात, आप हमें बताना कैसी करनी है। तो ठीक है, इनके लिए कमेटी का फॉर्मेशन हो रखा है। आगे गए हम आंध्रा और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश हमारा ऐतिहासिक स्टेट है, पहला स्टेट आजाद हो गया मद्रास से, ठीक है। तो 371D और 371E दोनों के लिए है, दोनों स्टेट्स के लिए। 2014 में 371D को एक्सटेंड किया गया था फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना। कैसे किया गया था? जो एपी रिकॉग्निशन एक्ट आया था, उस एक्ट में, जिसकी वजह से हमने तेलंगाना को सेपरेट किया था आंध्रा से, हम कह रहे हैं कि इसी एक्ट की बदौलत 371D को हम एक्सटेंड करते हैं टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना ऑल्सो। ठीक बात है। तेलंगाना बना, तेलंगाना बनने के बाद क्या होता है, तेलंगाना बना कैसे है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द एपी एक्ट। ठीक है, एपी एक्ट आ गया, आंध्र प्रदेश में से सारा बढ़िया वालिया जो पोर्शन था हैदराबाद का, तेलंगाना ले गया अपना अलग। ठीक है, फिर अब तेलंगाना बन के खड़ा तो हो गया, तेलंगाना करेगा आगे, तो हमने कहा 371D जो है वो एक्सटेंड हो रहा है टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना थ्रू दिस एक्ट ओनली, जो एक्ट आ रखा है। अब 371D जो है ये एम्पावर करता है राष्ट्रपति जी को कि आप एक काम कीजिएगा, आपको इंश्योर करना है इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन ऑल्सो फॉर द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट विद द फ्लेक्सिबिलिटी टू इंप्लीमेंट वेरिड जितने प्रोविजन आपको लगाने हैं। अब क्या है ना, आपको अगर याद आ रहा हो, मैंने आपको सिटीजनशिप में पढ़ाया भी था कि आंध्रा जैसे कुछ स्टेट्स होते हैं, बहुत ही रेयर हुआ है, ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है। आंध्रा, हिमाचल, आसाम, अरुणाचल, इन स्टेट्स में क्या हुआ था, हमने कहा था कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, इन लोकल लोगों को अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करनी होती है, रहना होता है, खाना होता है, पीना होता है, सब लोग अपने उसी में रहते हैं। आप क्या करना, क्योंकि आपको सरकारी जॉब देनी है, आपको क्योंकि एजुकेशन देनी है लोगों को, आपको यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, तो आप एक काम कीजिए, यहीं के लोगों को भर्ती कीजिए सरकारी नौकरी में। ठीक है, स्टेट सरकार इंश्योर करेंगी कि लोकल लैंग्वेज जानने वालों को हम बुलाएंगे यहाँ पे, वही काम करेंगे ताकि यहाँ पे रूल करना आसान हो जाए। ठीक है, राष्ट्रपति कैन इंस्ट्रक्ट द स्टेट सरकार टू एस्टैब्लिश लोकल कार्डर्स फॉर सिविल पोस्ट। जो सिविल पोस्ट हैं, जो यहाँ की सिविल भर्तियां हैं, तो इन सिविल भर्तियों में लोकल कार्डर के लोगों को रखो, यहीं के लोगों को रखो इन वेरियस पार्ट ऑफ द स्टेट एंड एनेबल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू एनी लोकल कार्डर। के यहाँ इन्हीं के जो ये स्टेट है, क्योंकि तेलुगु बोलते हैं, नहीं मान रहे, नहीं सुनेंगे हिंदी, नहीं सुनेंगे तमिल लैंग्वेज, नहीं मानेंगे कोई और लैंग्वेज, हम अपनी मानेंगे बस, दैट्स इट। तो आपने कहा ठीक है, फिर आप ही लोगों के सुशासन के लिए हम चाहते हैं कि आप ही लोग भर्ती हो जाओ ताकि हमें बात करवाने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति कैन एंश्योर कि उनके इंस्ट्रक्शन यहाँ पहुंच जाए स्टेट की सरकार को कि आपको अपने स्टेट की सिविल पोस्ट में भर्तियां करनी है, देन यू शुड रिक्रूट पीपल फ्रॉम लोकल कार्डर, यू शुड रिक्रूट पीपल फ्रॉम लोकल अपने एरिया से। ठीक है, बुलाए जाएंगे, ऐसे आएंगे। अब राष्ट्रपति कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इन द स्टेट। क्या है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल? वो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राधिकरण कि ये क्या करेगा, ये सुनेगा कि किसी ऑफिसर ने अगर कुछ भी मजाक किया है, कोई गलत काम किया है, कोई भी तरीके से अगर ऐसी हरकत करी है दैट इज डेट्रीमेंटल टू द सर्विस ऑफ पीपल, तो उन लोगों की शिकायत सुनने के लिए, या अगर कोई ऑफिसर के साथ परेशानी हो रही है, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, तो इस स्टेट में बने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो स्टेट के ऑफिसर्स की बात सुने।
ठीक है, बना दिया गया। अब टू हैंडल डिस्प्यूट्स एंड ऑल्सो ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस लिख लो इसको, ये ग्रीवेंसेस वर्ड ज्यादा अच्छा है, डिस्प्यूट तो क्या ही होता है, लोग परेशान होते हैं, ग्रीवेंस ज्यादा होते हैं, ठीक है। ग्रीवेंसेस फॉर द अपॉइंटमेंट, अलॉटमेंट और प्रमोशन टू सिविल पोस्ट, ठीक है। लोग परेशान हुए, लोगों ने कहा कि हमने हमने आप पे भरोसा किया था, आपने हमें भर्ती किया, ठीक है, क्योंकि हम तेलुगु बोलते हैं, ओके फाइन। तेलुगु बोलने के बाद आपने कहा कि हमें सिविल पोस्ट में स्टेट की यानी आंध्र प्रदेश की एसएससी मान लेते हैं, तो अब आपने आपने हमें भर्ती तो कर लिया, पर आप हमें प्रमोशन नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो आईएएस आए हैं वही सर बस ऊपर ऊपर प्रमोशन पे जा रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे। तो ऐसे लोग अगर परेशान हुए, ऐसे लोगों के अगर ग्रीवांसेस हैं, देन दे कैन गो टू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। वो यहां जाके अपनी बात कह सकते हैं कि साहब देखो, हमें अपॉइंटमेंट किया, भर्ती किया, ट्रेनिंग करी हमारी, हम पोस्ट पे आ गए, हमने 4 साल 5 साल काम किया, 6 साल काम किया, 8 साल काम किया, अब हमें प्रमोशन चाहिए था, नहीं दे रहे, कह रहे यही रहो तुम तो ऐसे ऐसे इश्यूज के लिए सॉल्व करने के लिए देन देयर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अपना ट्राइब्यूनल। नाउ ये जो ट्राइब्यूनल है, it has to operate, it has to function independently, that is out of the purview of the state high court। जो एपी हाई कोर्ट है, जो तेलंगाना हाई कोर्ट, जो भी हो, तो इन हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के बाहर काम करेगा ये। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि ओए मत सुनना एप्लीकेशन, मेरे पास आएगी एप्लीकेशन, तो ट्राइब्यूनल कहते हैं हाँ जी साहब ठीक है माय लॉर्ड। नहीं, ट्राइब्यूनल अपनी बात करेगा, अपनी बात अपने केस चलाएगा, अपने खुद सुनेगा, और कोई भी कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन ओवर दीज मैटर्स। नो कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द अल्टीमेट माई बाप। अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट तो सुन ही सकता है, कोई भी ट्राइब्यूनल हो, कोई भी प्राधिकरण हो, कोई कुछ भी हो, हाई कोर्ट हो, लाओ हम, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए वो एपेक्स बॉडी है, इसीलिए वो गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स का, कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी अगर अपना कोई ट्राइब्यूनल बना के बैठा हुआ हो, कोई अपना एनक्लैड बना के बैठा है, कोई कुछ बना के बैठा है, नहीं समझ में आ रहा, अब ऑर्डर लाओ, आ जाओ मेरे पास, सुनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास तो रह ही रहेगी, पर स्टेट की हाई कोर्ट से परव्यू छीन लिया है कि जो एडमिन ट्राइब्यूनल हमने बना के रखा है उनको काम करने देना, अपना वो कर लेंगे, ठीक है, ओके। राष्ट्रपति हैज द अथॉरिटी टू एबॉलिश दिस ट्राइब्यूनल। जब इस ट्राइब्यूनल की एग्जिस्टेंस के ऊपर अब हो जाएगा, अरे क्या जरूरत है, हो गया इनका, बहुत कर लिया इन्होंने, सारे मामले सुलझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही, अब सब सुलझ गया है, कुछ नहीं बचा है। नाउ 371E ग्रांट्स द पार्लियामेंट कि आंध्र प्रदेश में भैया एक यूनिवर्सिटी बन जाए सेंट्रल, दैट्स इट, बस ई में यही है कि आंध्र में एक यूनिवर्सिटी बना दो, क्योंकि जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वो तो हैदराबाद चली गई, हैदराबाद यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ज्यादा लोग वहां जाते हैं फॉर सोशल स्टडीज। आप में से अगर किसी को पता हो, जैसे सोनिया मैम है तो वो जेएनयू से हैं, अब सोनिया मैम अगर जेएनयू ना जा पाए तो वो कहाँ जाएंगी, वो कहीं और जाके अपनी एमए करेंगी, कहीं और से पीएसआईआर की स्टडी करेंगी, देन हैदराबाद यूनिवर्सिटी, देन ऐसे और बनी है कौन कौन, बीएचयू, देन हाँ बस, और अच्छी तो इससे अच्छी तो कोई और है भी नहीं ज्यादा, खैर ठीक है। सो मेन तो यही है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, बीएचयू है, तो ये यूनिवर्सिटीज काफी रिनाउंड है, काफी इनका स्टडीज में काफी इनका लेवल अच्छा है, रिसर्च में बहुत अच्छा लेवल है। सो ये रहा इसमें 371E में कि भैया एक आंध्र प्रदेश में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाए तो अच्छी सी हो जाए, ठीक है। फिर 36वां CAA 1975 का, उसने बोला सिक्किम आज से हमारा छोटा भाई, ठीक है, ओके, आ गया इंडियन यूनियन का फुल फ्लेजेड स्टेटहुड बन गया, सिक्किम को मिल गया, और CAA ऑफ द 1975 इसने पूरा हक दे दिया सिक्किम को। आपको याद है सिक्किम के राजा कौन थे, जिनको हटा के सब लोगों ने बोला कि अरे हमें नहीं चाहिए राजा वाजा, क्या कर रहे हैं, हमें तो इंडिया में आना है, सारी बात बाद में करेंगे, पहले इंडिया का स्टेट बनाओ हमें। तो हमने कहा अरे ऐसा नहीं बनाते, थोड़ा आराम से थाम्बा कि पहले तुम यूटी बन जाओ, पहले तुम एक्वायर्ड टेरिटरी बन जाओ, बाद में दे देंगे स्टेटहुड, पहले दे देंगे स्पेशल स्टेट दे देंगे, कुछ और कर देंगे, कि नहीं हमें तो स्टेट बनना है। लोग अड़े हुए थे कि नहीं चाहिए हमें राजा, नहीं चाहिए हमें ये, नहीं कोई नहीं चाहिए, हमें स्टेट बनाओ, इंडिया का पार्ट बनाओ, हम खुश हैं बस। तो हमने समझ लिया, हमने कहा आराम से, एकदम नहीं, अच्छा नहीं लगता, बाहर लोग बोलेंगे अरे देखो कैसे इंडिया एक्वायर कर रहा है जमीन, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में फिर 75 तक आते आते हमने बोला कि अब आ जाओ तुम, पूरे स्टेट बन गए हमारे। फिर 371F इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से सिक्किम को मिल गए कुछ स्पेशल प्रोविजंस। क्या क्या है देख लेते हैं। सिक्किम की विधानसभा होनी चाहिए जिसमें कम से कम 30 मेंबर हो। अब छोटा ही स्टेट है, उसमें कितने विधायक आ जाएंगे, छोटे स्टेट से इतने से कम हमें पता है स्टेट की विधानसभाओं के लिए नंबर है नॉट लेस देन 60, नॉट लेस देन इतना, पर जहां पे उतने पॉपुलेशन नहीं है, जहां पे उतने लोग ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि भैया छोटा स्टेट है, कहाँ कितने ही लोग आएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि 1 सीट है लोकसभा की 1 सीट है सिक्किम की, बस ठीक है। अब इसीलिए हमने बोला कि अरे हमारा बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा स्टेट है, उसको हम थोड़ा परेशान नहीं करेंगे, जैसे वो रहना चाहे वैसे रह लें। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी गई है टू डिटरमाइन द सीट्स इन द सिक्किम की विधानसभा ऑल्सो डीलिमिटेशन। यहां पार्लियामेंट के पास
ये हक है कि आप डिसाइड करवा दो कि यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे लोगों को पॉपुलेशन किस आप रूप में बांट रहे हो, कैसे यहाँ पे लोग वोट देंगे, कितने लोग कितने विधायक चुनेंगे, कितने लोग कितने एमपी चुनेंगे। तो पॉपुलेशन के सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसकी सिक्किम की विधानसभा में कितनी सीट्स होनी चाहिए, पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू डू दिस। ठीक है, ओके। गवर्नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फॉर ऑफ कोर्स द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, लोगों का अच्छा विकास हो, लोग खुश रहें, डिफरेंट सेक्शन। आपको पता है सिक्किम अभी अभी एक टाइटल जीता है, सिक्किम ने एक बहुत अच्छा यूनिक काम किया है, दैट इज इन, आई डोंट वांट टू गिव यू द आंसर, मैं चाहता हूं आंसर ढूंढो आप। तो सिक्किम पहला स्टेट बना है जहां पे फार्मिंग में बहुत ही ज्यादा एक अच्छी टेक्नोलॉजी यूज होनी शुरू हुई है। आपको अगर आंसर पता हो बताना मुझे, ठीक है? कि हम, अच्छा ठीक है, गवर्नर साहब बड़े पीस शांति बनाए रखे हैं यहाँ पे, इक्विटेबल डेवलपमेंट हो सके ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है, एक्टिंग एट द डिस्क्रेशन सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंट्स का डायरेक्शन। गवर्नर साहब अपने मन से अपने डिसीजन ले सकते हैं, अपने आप से बोल सकते हैं कि हम चाहते हैं कि स्टेट में जो है पुलिस इतनी ज्यादा एकदम इतना दंगा फसाद ना करवा दे, कुछ हो नहीं जाए, पुलिस खुश रहे, लोग खुश रहे, सब सही है। ये सब तब होगा जब राष्ट्रपति के डायरेक्शन हो इनके पास, गवर्नर साहब के पास, कि सर आप अपना डिस्क्रेशन, अपना विवेक का इस्तेमाल करो, आप खुद से सोचो क्या करना है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट पावर टू एक्सटेंड विद रिस्ट्रिक्शंस और मॉडिफिकेशंस एनी लॉ इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन टू सिक्किम, के पूरे देश भर में जितने स्टेटों में जो जो हमारे सेंट्रल लॉ लागू होते हैं, तो उनमें से कौन सा लॉ सिक्किम में लगे विद एनी रेस्ट्रिक्शन और विद एनी मॉडिफिकेशन। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि आप डिसाइड, कि भाई सेंटर डिसाइड करेगा कि सिक्किम जैसा हमारा प्यारा सा स्टेट, इसमें सेंटर का बनाया हुआ कौन सा कानून कितना लग सकता है, कितने मॉडिफिकेशन के साथ लग सकता है, बस ये है हमारे राष्ट्रपति के पास। तो एक प्रेसिडेंशियल यहाँ पे वो है, पावर है, ठीक है। मिजोरम 371G, ओके। यहां पे मिजोरम के लिए स्पेशल अपने कुछ प्रोविजंस हैं। सेम चीज कि इन मैटर्स को याद रखिएगा, इन मैटर्स को याद रखते हुए आप ये देखना कि बड़े भाई के बनाए हुए कौन से कानून यहां लग सकते हैं, ओनली विद छोटे भाई के कंसेंट के साथ। आई बात समझ में? बड़े भाई के बनाए हुए कानून, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून, जब आपको इन मैटर्स के अराउंड कुछ लगवाने हो मिजोरम में, देन ये लग सकते हैं जब स्टेट की विधानसभा डिसाइड कर ले कि हाँ लगा लो, ठीक है, अब सब ठीक है। कौन से? वही सारे जो हमने पीछे देखे थे। क्या क्या? रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द मीजोस, ठीक है, ओके। मीजो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस, के यहाँ पे मीजो कल्चर के हिसाब से अगर यहाँ पे कोई न्याय मिलता है किसी तरीके से, इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू मीजो कस्टमरी लॉ, ऑल्सो द इनहेरिटेंस एंड ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, ठीक है भैया, ये भी हो गया। अब मिजोरम का दूसरा एक स्पेशल प्रोविजन है कि विधानसभा छोटी हो जाएगी, क्या क्या कर लेंगे, ठीक है, 40 लोगों की, 40 विधायकों की यहाँ पे विधानसभा बना दो, आसान सीधी बात, कोई ज्यादा इसमें 3-5 नहीं, इजी, ओके फाइन। अरुणाचल एंड गोवा कैसे मिक्स किया? अरुणाचल वहां है, गोवा यहां है, उस सबको उठा के, दोनों को उठा के मिक्स कर दिया है। तो 371H और 371I, ओके। तो दो के लिए H में बात करेंगे, हम अरुणाचल की बात करेंगे, जहां अरुणाचल के लिए गवर्नर, after consulting with his council of ministers, he has a special responsibility for maintaining the state law and order with final decision making authority. गवर्नर साहब बीइंग गवर्नर साहब इसीलिए बिठाए गए वहां पे, सेंटर का एजेंट है वो, ताकि वो डिसाइड कर सके कि स्टेट के लिए बेस्ट क्या है अकॉर्डिंग टू सेंटर। स्टेट की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल है वो चाइना का बॉर्डर है, वो चाइना कहता है वो साउथ टिबेट है हमारा, ये कहाँ का साउथ टिबेट है तुम्हारा? स्टेट है हमारा। तो अब अरुणाचल शुरू से हमारा ऐसा रहा है, हमारे साथ रहा है, और अरुणाचल बहुत ही डेलिकेट एरिया है। अरुणाचल में हम देखते हैं अभी कितना ज्यादा न्यूज में आ रहा है, अरे वहां रोड बन गई है, अरे रोड खिंच गई है बॉर्डर के उस पार, ये हो गया है, जमीन चली गई है, वो खूब बातें आती हैं। अरुणाचल इज अ वेरी डेलिकेट, वेरी वोलेटाइल एरिया। तो अरुणाचल के गवर्नर साहब के पास भी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है दैट यू हैव टू मेंटेन द स्टेट लॉ एंड ऑर्डर। आप अपनी विधानसभा से बात करते रहना, ठीक बात है, पर अल्टीमेट अथॉरिटी आपकी है, यू हैव टू टेक द डिसीजन फाइनली, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तब काम नहीं करेगी जब राष्ट्रपति बोल दें कि ठीक है अब हो गया, अब हम आ गए, हम देख लेंगे अब, ठीक है, ओके। या दूसरी समय ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति जी का डायरेक्टिव ये आ जाए कि ऐसा है, सुनो स्टेट खुश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के स्टेट की बात सुना करो, अपने आप से मत, अपने आप हर समय कुछ मत ऐसे मत बोला करो, ठीक है। तब उसमें गवर्नर साहब कहेंगे अच्छा ठीक है सर, फिर तो बात खत्म हो गई। जब आपने मुझे रिटर्न में दे दिया, डायरेक्टिव दे दिया कि हाँ मुझे इनकी बात सुननी है और इन्हीं की बात ही माननी है, तो फिर ठीक है, फिर अपना डिस्क्रेशन यूज नहीं करूंगा मैं, खत्म हो गई बात। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ 30 मेंबर्स मिनिमम, इतने तो हुई हो, ठीक है। 371I प्रोवाइड्स दैट गोवा की विधानसभा मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 30 मेंबर्स दोनों जगह पे,
ठीक है, 30-30 विधायकों की यहाँ पे विधानसभा है, आराम से इन्हीं में से सरकार बनाओ अपनी, इन्हीं में से अपना चुनो, इन्हीं में से अपना सरकार चलाओ, और गवर्नर साहब को हेल्प कराओ उनके डिसीजन लेने में। हालांकि डिसीजन वही ले रहे हैं फाइनली, पर डिसीजन वो तब तक ले सकते हैं जब तक राष्ट्रपति उनको लिखित में नहीं दे रहे हैं कि अब मत लेना डिसीजन अपने मन से। ठीक है, ले लेंगे वो। नाउ कर्नाटका, कर्नाटका के लिए स्पेशल प्रोविजन है। कर्नाटका क्योंकि भैया इतना वॉलेटाइल रीजन रहा है, कन्नड़ स्पीकिंग हमारे लोग रहे ये, तो इन्होंने शुरू से ही बोला हुआ है कि हम बड़े लोग हैं। ओके फाइन, तो राष्ट्रपति जी ने कहा इतने भी बड़े नहीं हो, रुक जाओ। ठीक है, गवर्नर ऑफ कर्नाटका, ये जो गवर्नर ऑफ कर्नाटका हैं, राष्ट्रपति जी हैज एम्पावर्ड सम स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नर ऑफ कर्नाटका। क्या है वो? कि आपको करानी है, एस्टैब्लिश कराना है डेवलपमेंट बोर्ड फॉर 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन द हैदराबाद कर्नाटक रीजन। जो हैदराबाद कर्नाटक रीजन है, यानी कि ये वाला रीजन, दिखाऊं कौन सा रीजन? ये है रीजन हमारा, कहां गया, ये रहा। तो जो हैदराबाद कर्नाटक रीजन है ये वाला, ऐसा कुछ कुछ, ये रीजन कॉमन है दोनों स्टेट्स के लिए। अब कर्नाटक में आपको अगर इसमें दिखाऊं ब्लैक करके तो आप समझ जाना, ठीक है, चिंता मत करना, मैं थोड़ा सा रफ ही बना रहा हूं, दिस इज नॉट टू स्केल। हाँ, ये कर्नाटका है, ये है अपना तेलंगाना। ओके फाइन ठीक है, अब जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन है, दैट इज अराउंड दिस रीजन। इस रीजन के लिए हम चाहते हैं कि यहां पे कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं, जो बैकवर्ड रह गए हैं, जो एरियाज, वहां के लिए आप बनाओ डेवलपमेंट बोर्ड, जैसे आपने पीछे बनाया था महाराष्ट्र के लिए, कच्छ के लिए, गुजरात के लिए, इनके लिए, तो ऐसे ही आपको यहां भी बनाने हैं। तो डेवलपमेंट बोर्ड बनाना है फॉर द हैदराबाद कर्नाटका रीजन। फाइन, ठीक है, क्यों? क्योंकि रीजन बैकवर्ड है, बस दैट्स इट। अब एक्विटेबल एलोकेशन होना चाहिए फंड्स का उन जगहों के लिए टू ईच डेवलपमेंट बोर्ड, जो जो आपने डेवलपमेंट बोर्ड बनाए हैं, यहाँ पे ऐसे 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर इट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्योंकि आपको अगर प्रोग्राम करने हैं यहाँ पे, आपको अगर विकास करना है, यहाँ पे सड़कें बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है, यहाँ पे स्कूल्स बनाने हैं आपको, दैट मीन्स यू नीड फंड्स। तो इन फंड्स के लिए एक्विटेबल एलोकेशन हो रखा हो फंड्स का। फाइन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द एजुकेशनल एंड ऑल्सो द वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां जहां पे जो हम वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है ऐसी कोई स्किल जिससे आप अपना रोजगार कमा सको। तो हम बात करेंगे कि अगर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग अगर आपको करवानी है स्टेट के अपने कोई इंस्टीट्यूट से, जैसे करियर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग हो गया, जैसे सिलाई का इंस्टीट्यूट हो गया, जैसे लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट हो गया, तो अगर ऐसी जगहों पे जहां पे आप लोगों को ऐसी कोई स्किल, ऐसी कोई अगर स्किल इंडिया मिशन जैसा कुछ होता है, तो अगर आपको ऐसी स्किल देनी है तो आपको इन रीजन्स में आपको सीट्स रिजर्व करनी है फॉर द पीपल हु फॉर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू दैट रीजन। ठीक है भैया, गुड, करेंगे। नाउ रिजर्वेशन इन स्टेट की सरकारी पोस्ट, सरकारी नौकरियों में इन द रीजन फॉर पर्संस हु बिलोंग टू दिस रीजन। फाइन, ये भी होना चाहिए। ओके, मेकिंग अ प्रोविजन दैट अ रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ दीज बोर्ड्स, कि ये जो बोर्ड्स आपने बना दी हैदराबाद कर्नाटका का, बैकवर्ड रीजन कोई और हो गया, तो इन जो डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं इनकी वर्किंग कैसी हो रही है, इनका अपना कैसा इनका सिस्टम चल रहा है, कैसे ये खुश हैं, कैसे यहाँ के लोग परेशान तो नहीं डेवलपमेंट बोर्ड से, तो इनकी सारी वर्किंग पूरे की एक रिपोर्ट बनवाओ, और ये रिपोर्ट जाएगी हर साल स्टेट की विधानसभा में, जहां पे बात होगी कि डेवलपमेंट बोर्ड एक्चुअली में काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ओके फाइन, ये जो 371J है, जिसकी वजह से पूरी पावर जा रही है राष्ट्रपति के द्वारा इनको, तो 371J इंसर्ट हुआ था बाय द 98 CAA ऑफ 2012। ओके फाइन, which provided special provision for the Hyderabad Karnataka region of the state of Karnataka was inserted in the constitution by this act। ठीक है, अब ये हुआ ही क्यों था? ये हुआ इसलिए था क्योंकि पहली बात तो कर्नाटका जो है, कर्नाटका बीइंग कर्नाटका बड़ा पेचीदा सा स्टेट है। ठीक है, तो कर्नाटका का अपना स्टेट असेंबली भी है, स्टेट विधान SLC भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो इन दोनों ने अपने अपने रेजोल्यूशन पारित कर रखे थे। इन्होंने कह रखा था कि हमें चाहिए डेवलपमेंट बोर्ड, हमें चाहिए, रेजोल्यूशन पास करके इन्होंने बोला था कि भाई हमारा कब बनाएंगे, कब आएगा हमारा जो डेवलपमेंट बोर्ड है जो भी है। फिर ऑफ कोर्स जब विधानसभा बोल रही है तो सरकार तो बोलेगी। जो स्टेट की जो सरकार थी, कर्नाटका सरकार, ये समय था 2010 का, 2010। तो 2010 में बोला गया था कि कहाँ है हमारा डेवलपमेंट बोर्ड, कहाँ है, वो लाके दो पहले। तो दोनों विधान परिषद ने अपना कर दिया, रेजोल्यूशन पास कर दिया। इसके बाद सरकार ने गवर्नमेंट ने अपना 2010 में बोला कि हम ला रहे डेवलपमेंट बोर्ड, बस काम खत्म। 2012 में CAA इंसर्ट हुआ, इसके 2 साल बाद ही यहाँ बोला गया ठीक है हम संविधान में ला देते हैं आपके लिए, क्या इतना बड़ा काम क्या है, ठीक है ला दिया, आपको चाहिए था आगे। सो विद दिस हमारा चैप्टर यहाँ हुआ खत्म। अगले बार शुरू करेंगे पढ़ाई पार्ट 10 की, पार्ट 10 ऑफ दिस बुक,
इस बुक की, तो इसमें आएगा हमारा पॉलिटिकल डायनामिक्स। बड़ा कंट्रोवर्शियल भी होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा, और कई लोग जिनका इस साल प्रीलिम्स है उनके लिए हो सकता है कि इसकी अहमियत ज़्यादा हो, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। सो विद दिस हम इस चैप्टर को यहाँ ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।